यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ वेंडर या फिर क्रेडिटर। अब वेंडर या क्रेडिटर कौन होता है? हर वो पर्सन जिससे आपने क्रेडिट बेस पे या उधार पे कोई चीज़ खरीदी होगी या किसी का बिजनेस एक्वायर किया होगा। तो वेंडर या क्रेडिटर, सबसे पहले तो इसकी नेचर आइडेंटिफाई करो। क्रेडिटर या वेंडर की नेचर हमेशा क्या होती है? क्रेडिट, यानी कि ये आपकी एक लाइबिलिटी होते हैं, इन्हें आपने पे ऑफ करना होता है। सेम इज़ द केस विद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसी तरह आपने क्या करना है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट एस्पेक्ट में चार्ज कर दिया था, इसी तरीके से हम देखेंगे वेंडर को वेंडर को जितने भी पैसे पे करने थे, या वेंडर या क्रेडिटर जितने भी हमने पैसे इन्हें पे करने थे, वेंडर के अकाउंट को हम कर देंगे कैंसिल ऑन डेबिट साइड, और ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट साइड पे। अब आपने जितने भी पैसे पे करने थे उससे ही आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसमें भी उसी तरीके से अगर आप लोगों के पास अमाउंट पता है और पर शेयर प्राइस आपको पता है, तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर जो हैं दैट विल बी सूटेबल फॉर द पेमेंट ऑफ़ योर डेट। तो ये आप लोगों ने एंट्री इसकी अंडरस्टैंड कर लेनी है। लास्ट पे ऑप्शन अब मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगी। हाँ, ये एक पॉइंट रह गया कि ये जो शेयर्स अलॉट कर रही हो आप, ये आप क्रेडिटर या वेंडर से पैसे नहीं ले रहे हो आप, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसा आप लोग ले चुके हुए हो। आप अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हो, मीट कर रहे हो। तो इसे आप लोग बोलते हो इशुएंस ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब है कैश के अलावा कोई और चीज़ लेके आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो। अब वेंडर कौन होता है? जिससे आपने कोई ना कोई एसेट एक्वायर किया होगा। जैसे आप लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपने किसी वेंडर से कोई मशीनरी एक्वायर की हुई थी और उस मशीनरी के बदले आप उसे पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश करने के बजाय आप क्या कर रहे हो? आप उसे शेयर्स अलॉट कर रहे हो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर रहे हो। तो फिर आपने क्या करना है? उस वेंडर को डेबिट कर देना है, और क्योंकि आप ऑलरेडी उसे मशीन एक्वायर कर चुके हो तो मशीन का पैसा पे ऑफ करने के बजाय आप उसे शेयर्स अलॉट कर दोगे, और ये एडमिट करोगे कि उस पर्सन ने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। तो उसके बाद अब जो लास्ट पॉइंट, जो लास्ट तो नहीं, बेसिकली दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, लेकिन वो एक टिपिकल पॉइंट था, इसलिए मैंने कहा था कि इसे लास्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो वो था दैट इज़ द वाज द इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक को जो शेयर्स इशू कर किए जाते हैं वो एक कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू अलॉटमेंट की जाती है। इसमें सबसे पहले न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है बाय द कंपनी, और लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। कंपनी वांट्स टू इशू इट्स शेयर्स, और उस न्यूज़पेपर के अंदर एक सब्सक्रिप्शन डेट यानी कि लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑफ एप्लीकेशंस दी जाती है। जितने भी इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्टेड होते हैं, लोग जो किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ करना चाहते हैं, वो देखते हैं कि न्यूज़पेपर में कौन कौन से बैंक्स की नॉमिनेटेड ब्रांचेस को मेंशन किया गया है। फिर उन ब्रांचेस के अंदर उन कंपनीज़ के फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, जिन फॉर्म्स के थ्रू आपने वो शेयर्स एक्वायर करने होते हैं। और जब आप लोग जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने परचेज़ करने हैं 5 शेयर्स, तो आप क्या करोगे? 5 शेयर्स के बदले 100 रुपी ईच, आप कितने टोटल अमाउंट 500 रुपीज़ अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी आप बैंक में सबमिट करवा दोगे। जब कंपनी अपनी सब्सक्रिप्शन डेट यानी कि लास्ट डेट पे अपने सारे के सारे नॉमिनेटेड ब्रांचेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, जी बताएं हमारे आपके पास हमारी शेयर्स के लिए कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। फिर वो सारी की सारी जो प्राइस जो पैसा था और एप्लीकेशंस भी थी, वो सारी की सारी कंपनी के पास जब जाएंगी तो कंपनी फिर उनमें से डिसाइड करेगी। अब यहाँ तक जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया है कि कंपनी के पास क्या होगा, सबसे पहले पैसा जमा होगा, कंपनी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी। तो आपके पास सबसे फर्स्ट एंट्री जब जनरल पब्लिक को शेयर्स अलॉट करनी है, तो हमेशा हर सिचुएशन में क्या होगी, आपके पास बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। जितने पैसे आपको मिलेंगे, जितनी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग आपने उस सारी अमाउंट के साथ ये एंट्री कर देनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जी आप लोगों ने, कंपनी ने ऑफ़र की थी फॉर परचेजिंग ऑफ, कंपनी ने अपनी न्यूज़पेपर में ऐड दिया हुआ था कि भाई कंपनी के पास 25
शेयर्स जो से हैं वो पड़े हुए हैं, जो कि कंपनी चाहती है, कंपनी वांट्स टू सेल दोज 25 शेयर्स। लेकिन जब कंपनी के अपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की डिफरेंट ब्रांचेस से ऑन सब्सक्रिप्शन डेट, तो कंपनी को रियलाइज़ हुआ कि कंपनी के पास उतनी एप्लीकेशंस तो रिसीव नहीं हुई जितनी कि उनको चाहिए थी, बल्कि उससे ज़्यादा रिसीविंग हुई है, 30 एप्लीकेशंस आ गई हैं। ठीक है, तो अब कंपनी के पास जितनी शेयर्स की एप्लीकेशंस के लिए, जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएंगी ना, उतने शेयर्स के बदले ज़ाहिर जितनी एप्लीकेशंस रिसीव होंगी, 30 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी कि हर एप्लीकेशन के बदले 100 रुपया बैंक ने जमा किया। तो कम बैंक के पास टोटल कितनी अमाउंट कलेक्ट हो गई, 3000 रुपीज़। तो 3000 से आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। आप इसकी नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशंस received along with money। उसके बाद इसी एप्लीकेशन के बारे में डिसीजन लेना है कंपनी ने कि क्या हमें इस एप्लीकेशन के बदले शेयर्स अलॉट करने हैं या फिर हमने इनकी अमाउंट को रिफ़ंड कर देना है। तो इस एप्लीकेशन के बारे में डिसीजन लेने के लिए कंपनी क्या करेगी, ऑर्डिनरी, क्योंकि अब ये एप्लीकेशन एक लाइबिलिटी बन गई है, जिम्मेदारी बन गई है, तो इसके बारे में डिसीजन लेना है कंपनी ने कि क्या हमें ये इन शेयर्स के बदले में एप्लीकेशंस अलॉट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या करेगा कंपनी कि ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट को कैंसिल किया जाएगा और एक नया परमानेंट लाइबिलिटी, ये टेम्परेरी लाइबिलिटी थी, इसे पे ऑफ कर दिया, फिनिश कर दिया, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर परमानेंट लाइबिलिटी जो कि है ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, इसे जनरेट कर लिया जाएगा। अब कंपनी ने जो शेयर्स अलॉटमेंट करनी है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करनी है। मैंने यहाँ पर बताया कि कंपनी के पास कैपेसिटी थी 25 शेयर्स अलॉट करने की, लेकिन एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए मिल गई हैं, 30 शेयर्स के लिए। तो कंपनी क्या करेगी, अपनी कैपेसिटी को ही देखेगी, 25 शेयर्स के बदले वो कंपनी अलॉटमेंट करेगी। 25 एप्लीकेशंस के बदले एट द रेट ऑफ 100 ईच 2500 के अकॉर्डिंग ये अपनी कैपिटल को जनरेट कर लेगा। अब जितने पैसे बच गए, यानी कि 5 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा रिसीव हुई कंपनी को, इन 5 एप्लीकेशंस के जो पैसे बनते हैं दे विल बी रिफंडेड टू दी एप्लीकेंट्स। अब रिफंडिंग की एंट्री क्या होती है, जब आप लोग पैसे रिसीव करते हो फ्रॉम एप्लीकेंट्स, तो जो एंट्री करते हो रिफंडिंग करते हुए आपने इसी का रिवर्स कर देना होता है। आप क्या करोगे, ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट को कर दोगे कैंसिल अप और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। इट मीन्स कि आपने थ्रू बैंक अकाउंट अमाउंट को पे ऑफ कर दिया। जब भी बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है दैट्स मीन यू हैव पेड समथिंग फ्रॉम योर अकाउंट। अब 5 एप्लीकेशंस को आपने रिफंडिंग की है एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो आपके पास 500 रुपीज़ जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ इशूइंग शेयर्स टू जनरल पब्लिक एट पार वैल्यू। कल इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगी कि शेयर्स पार से ज़्यादा या पार से कम प्राइस पे जब अलॉट किए जाते हैं तो जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं। ये एक कंप्लीट प्रोसीजर था फॉर इशूइंग ऑफ शेयर्स टू डिफरेंट पीपल एट पार वैल्यू। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।